नमस्कार साथियों। बायोगुरुजी बीएचडी में आपका स्वागत है। कल अपन ने लास्ट में पढ़ा था ध्वनि की चाल। आज अपन पढ़ते हैं ध्वनि का परावर्तन। प्रकाश की तरह ध्वनि भी जब किसी कठोर सतह से टकराती है तब वापस लौटती है। जैसे प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है, उसी प्रकार ध्वनि भी किसी कठोर सतह से टकराती हुई वापस परावर्तित होती है। इसी को ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। ध्वनि का परावर्तन के समय प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करती है। ध्वनि भी परावर्तन के समय प्रकाश के परावर्तन है उसके नियमों का पालन करती है। आपतित किरण जो होती हैं प्रकाश के अंदर, वैसे ही आपतित ध्वनि तरंग परावर्तित ध्वनि तरंग तथा आयतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। यानी कि ये प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं उन्हीं के समान नियमों पर ध्वनि का परावर्तन कार्य करता है। ध्वनि का आयतन, ध्वनि का जो आयतन कोण है वो हमेशा ध्वनि के परावर्तन कोण के बराबर होता है। ध्वनि पर जो आपतित कोण है वो ध्वनि के परावर्तित कोण के बराबर होगा। ठीक है। फिर है प्रतिध्वनि। ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि के दोहराव को प्रतिध्वनि कहा जाता है। ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि जब दोबारा सुनाई देती है इसको प्रतिध्वनि कहा जाता है, जैसे इको। नेक्स्ट, जब हम प्रतिध्वनि तभी सुन सकते हैं जब मूल्य ध्वनि या तथा प्रतिध्वनि के बीच 0.1 सेकेंड का समय अंतराल हो। यानी कि मूल जो ध्वनि है उस मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में जो अंतराल है, गैप है, वो कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का। तभी हम प्रतिध्वनि को सुन सकेंगे। प्रतिध्वनि तब पैदा होती है जब ध्वनि किसी कठोर सतह से परावर्तित होती है। कठोर सतह से जब परावर्तित होती है तभी अपने को प्रतिध्वनि पैदा होती है और सुनाई देती है। मुलायम सतह पर ध्वनि को अवशोषित करते हैं। मुलायम सतह है वो ध्वनि को अवशोषित करते हैं, वो प्रतिध्वनि पैदा नहीं करते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम जो दूरी है उसकी गणना करने के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि न्यूनतम दूरी की गणना कैसे करेंगे? चाल से करेंगे, और चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। वायु में ध्वनि की जो चाल है वो 344 मीटर प्रति सेकंड होती है। किस टेम्परेचर पर? 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। समय 0.1 सेकेंड। तो चाल कितनी? 344 बराबर दूरी बटे समय 0.15 सेकेंड, या दूरी बराबर 344 मीटर प्रति सेकेंड इंटू 0.1 सेकेंड, यानी कि 34.4 मीटर। यानी कि जो ध्वनि है उससे जो प्रतिध्वनि है वो कितने मीटर से आ रही है? 34.4 मीटर दूरी से। अतः स्रोत तथा परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी 17.2 मीटर, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो परावर्तक पृष्ठ और स्रोत के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 17.2 मीटर। इनकी टोटल दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी? वो 34.4 मीटर होती है। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की आवाज़ के कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादलों और भूमि से बार बार परावर्तन के कारण आती है। यानी कि बादलों में जो गड़गड़ाहट होती है वो किसके कारण आती है? कि वो परावर्तक पृष्ठ हैं, जैसे कि बादलों से टकराने से, भूमि पर से बार बार टकराने से, परावर्तन के कारण उनकी गड़गड़ाहट की, यानी कि उनके
गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट है अनुरणन। अनुरणन है किसी बड़े होल में या होल की दीवारों, छत, फर्श से बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का स्थायित्व, ध्वनि का बने रहना अनुरणन कहलाता है। अनुरणन क्या होता है? वो ध्वनि का स्थायित्व होता है, वो अनुरणन कहलाता है, जो किसी बड़े होल में, होल की दीवारों, छत, फर्श से बार बार परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। अगर यह स्थायित्व काफ़ी लंबा हो तब ध्वनि धुंधली, विकृत या भ्रामक हो जाती है। काफ़ी लंबे टाइम तक अगर ये स्थायित्व बना रहता है तो जो ध्वनि होती है वो क्लियर सुनाई नहीं देती है, उसमें धुंधलापन आ जाता है, उसमें विकृत पैदा हो जाता है और वो भ्रामक हो जाती है। किसी बड़े हॉल या सभागार में अनुरणन को कम करने के तरीके क्या होते हैं? कम करने के तरीके हैं कि सभा भवन की छत तथा दीवारों पर संपीड़ित फाइबर बोर्ड से बने पैनल ध्वनि की अवशोषण के लिए लगाए जाते हैं। यानी कि अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन या बड़े हॉल हैं या सभागार हैं, उनकी छत और दीवारों पर संपीड़ित फाइबर के बोर्ड हैं, पैनल हैं, वो ध्वनि का अवशोषण करने के लिए लगाए जाते हैं। दूसरा है कि ध्वनि के अनुरणन को कम करने के लिए खिड़की और दरवाज़ों पर भारी पर्दे लगाए जाते हैं, फर्श पर कालीन बिछाए जाते हैं, सीटों को ध्वनि अवशोषक गुण रखने वाले पदार्थों की बनाई जाती हैं। जो कुर्सियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? ध्वनि को अवशोषण करने वाली होती हैं। फिर देखते हैं प्रतिध्वनि और अनुरणन में अंतर क्या है। प्रतिध्वनि जो है वो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि के दोहराव होता है, उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। लेकिन अनुरणन है वो किसी बड़ी हॉल में, हॉल की दीवारों, छत और फर्श से बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का स्थायित्व होता है। प्रतिध्वनि एक बड़े खाली हॉल में उत्पन्न होती है, ध्वनि का बार बार परावर्तन नहीं होता है, ध्वनि स्थायी भी नहीं होती है। लेकिन अनुरणन के अंदर क्या होता है? ज़्यादा लंबा होने पर यानी अनुरणन में जो इसका प्रतिध्वनि की तरह ध्वनि का जो वापस आना, परावर्तन जो है वो ज़्यादा लंबा होता है और ध्वनि धुंधली, विकृत और भ्रामक हो जाती है। नेक्स्ट है ध्वनि के परावर्तन के अनुप्रयोग। ध्वनि के वापस आने के अनुप्रयोग, इसके प्रयोग क्या क्या है, क्या क्या उपयोगी हैं, किस लिए? जो देखते हैं, सबसे पहला है कि मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, शहनाई, ये तूरी पता नहीं क्या लिखा है, एक बार इसको कंफर्म करना पड़ेगा कि शहनाई है, ऐसे कई वाद्य यंत्र है आदि इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वे ध्वनि को सभी दिशाओं के अंदर फैलाएं, बिना एक ही दिशा में भेजते हैं। ये जो होते हैं वो इस प्रकार बनाते हैं, उनको सभी दिशाओं के अंदर उसको फैलाने के बजाय उसको एक ही दिशा के अंदर फैलाया जाता है। ठीक है, जैसे ये स्पीकर है तो ये सभी दिशाओं के फैलाने की तरह एक ही दिशा के अंदर फैलाते हैं, वापस इसकी ऑपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में नहीं फैलाए जाते। ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाने बिना एक ही दिशा में भेजते हैं। इन सभी यंत्रों में शंक्वाकार भाग ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर भेजता है। जो इसमें शंक्वाकार भाग होता है, जैसे ये शंक्वाकार जो भाग है ये क्या करता है? ध्वनि तरंगों को परावर्तित किए बिना सीधा वो श्रोताओं की तरफ भेजता है। इस प्रकार ध्वनि तरंगों का आयाम जुड़ जाने से ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। आयाम जुड़ता है, आयाम जुड़ने से उसकी प्रबलता बढ़ जाती है। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है जो मानव शरीर के अंदर हृदय और फेफड़ों में
उत्पन्न ध्वनि को सुनने के काम आता है। स्टेथोस्कोप जो है ऐसा चिकित्सा यंत्र है जो मानव शरीर के अंदर हृदय और फेफड़ों के अंदर ध्वनि को सुनने के लिए काम में आता है। हृदय की जो धड़कन है उसकी ध्वनि की रबर की नली में बारंबार परावर्तित होकर डॉक्टरों के कानों में पहुंचती है। यानी कि स्टेथोस्कोप के अंदर जो रबर की नली लगी होती है उससे हृदय की धड़कन है वो परावर्तित होती है और परावर्तित होकर डॉक्टर के कानों में पहुंचती है, जिससे डॉक्टर उस ध्वनि को सुनता है और डायग्नोसिस के लिए निदान कार्य करते हैं। तीसरा इसका अनुप्रयोग है कि जो कंसर्ट हॉल हैं, सेमिनार हॉल हैं, सम्मेलन कक्ष हैं, सिनेमा हॉल है, इनकी जो छत हैं वो वक्राकार बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इसके परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुँचते हैं। कभी कभी वक्राकार यानी कि राउंड के अंदर गोल बनाई जाती हैं, जिससे ध्वनि है ऊपर टकरा के सभी दिशाओं में परावर्तित होकर बिखर जाए, फैल जाए, जिससे कि आवाज़ सभी को सुनाई दे। कभी कभी वक्राकार ध्वनि पटों को मंच के पीछे रख दिया जाता है, जिससे कि ध्वनि पट से परावर्तन के पश्चात समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाए। ये हैं इसके अनुप्रयोग। अब अपन देखते हैं श्रव्यता का परिसर। मनुष्य में श्रव्यता का जो परिसर है वो कितना होता है? मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है उसको आसानी से सुन सकता है। इससे कम या ज़्यादा ध्वनि है वो मनुष्य को कटुप्रिय, ज़्यादा ध्वनि है वो तो कटुप्रिय लगती है, कर्णप्रिय नहीं होती है, और जो कम ध्वनि है वो सुनाई नहीं देती है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कि कुत्ते जो 25 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनियाँ होती हैं उसको अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। कंपन करता हुआ सरल लोलक अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। जो लोलक होता है वो कैसी ध्वनि उत्पन्न करता है? अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है, जिसका जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट है राइनोसिरम यानी कि गेंडा, जो 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि से एक दूसरे को संपर्क करते हैं। जो गेंडे होते हैं जो 5 हर्ट्ज से तक की जो ध्वनि है, आवृत्ति की ध्वनि है, उसको एक दूसरे से संपर्क करते हैं। हाथी तथा व्हेल मछली जो है अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। हाथी और व्हेल मछली के अंदर भी अवश्रव्य ध्वनि होती है। भूकंप प्रघाती तरंगों से पहले अवश्रव्य तरंगे पैदा करते हैं, जिससे कुछ जंतु उसे सुनकर परेशान होते हैं, जैसे मोर हैं, कुत्ते हैं। ये भूकंप आने से पहले उसको सुन सकते हैं, आभास होता है तब वो उससे परेशान होते हैं और आवाज़ निकालने शुरू करते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से यानी कि 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनियाँ हैं उन ध्वनियों को पराश्रव्य या पराध्वनि कहा जाता है। यानी कि 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि है इसको क्या कहते हैं? अवश्रव्य। और 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनियाँ हैं या इससे अधिक की जो ध्वनि है इस ध्वनि को पराश्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पराश्रव्य। यानी कि अवश्रव्य और पराश्रव्य 2 प्रकार की ध्वनियाँ। जैसे कुत्ते, डॉल्फिन, चमगादड़, चूहे ये पराध्वनि सुन सकते हैं। कुत्ते तथा चूहे पराध्वनि उत्पन्न भी करते हैं। श्रवक सहायक युक्ति। श्रवक सहायक युक्ति क्या होता है? यह एक बैटरी चलित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कम सुनने वाले लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलता है जो एम्पलीफायर द्वारा प्रवर्धित हो जाते हैं
ये प्रवर्धित संकेत युक्ति के स्पीकर को भेजे जाते हैं। स्पीकर प्रवर्धित संकेतों को ध्वनि तरंगों में बदलकर कान को भेजता है, जिससे साफ सुनाई देता है। यानी कि एक श्रव्य सहायक जो युक्ति है, जो बैटरी चालित होती है, इसके अंदर माइक्रोफोन लगा होता है जो विद्युत संकेतों को बदलता, जो ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलता है, और जो एम्पलीफायर द्वारा प्रवर्धित होती है, यानी कि जो विद्युत संकेत होते हैं वो एम्पलीफायर के द्वारा प्रवर्धित होकर और ये स्पीकर को भेजे जाते हैं, और स्पीकर जो प्रवर्धित संकेतों को ध्वनि तरंगों में बदलकर कान को भेजता है, जिससे कि उसको साफ सुनाई देता है। किसके लिए युक्ति है? कम सुनाई देने वालों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है पराध्वनि है इसके अनुप्रयोग। पराध्वनि का जो उपयोग है वो उद्योगों में, धातु के इलाकों में, दरारों, अन्य दोषों का पता लगाने के लिए बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। यानी कि धातु जो पराध्वनि है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? धातु के इलाकों के अंदर दरारों या अन्य दोषों का पता लगाने के लिए बिना उनको नुकसान पहुंचाए हुए वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। यह उद्योगों में वस्तुओं के उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जहाँ जिनका पहुंचना जो है कठिन होता है। सर्पिलाकार नली है, विषम आकार की मशीन है, उनको साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। पराध्वनि का उपयोग मानव शरीर के आंतरिक अंगों जैसे कि यकृत हैं, पित्ताशय हैं, गर्भाशय, गुर्दे, हृदय की जांच के लिए भी किया जाता है। पराध्वनि यानी कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी इसको बोला जाता है, सोनोग्राफी बोला जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? मानव शरीर के अंदर आंतरिक जो अंग है, यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे और हृदय की जांच में इसका प्रयोग किया जाता है। इन तरंगों का उपयोग हृदय की गतिविधियों को दिखाने, इसका प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है, और हृदय की जो गतिविधियाँ दिखाना और इसके प्रतिबिंब बनाते हैं, इसको इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। इकोकार्डियोग्राफी यानी कि ईसीजी। ईसीजी किसके द्वारा की जाती है? ईसीजी पराध्वनि के द्वारा की जाती है, जो क्या करते हैं? हृदय की गतिविधियों को दिखाते हैं और उनके प्रतिबिंब बनाने में सहायता करते हैं। इसको इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। वह तकनीक जो शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब पराध्वनि तरंगों की प्रतिध्वनियों द्वारा बनाती है, उसे अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है। और सोनोग्राफी क्या करती है? वो आंतरिक अंग है, उनके आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब बनाने का कार्य करती है, उसको अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि USG कहा जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी। इसका जो उपयोग है वो गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। यानी कि जो पराध्वनि है इसका उपयोग किस किस में करते हैं? ईसीजी करने में, अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि यूएसजी करने में, और गुर्दे के अंदर छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।